दोस्तों, 2 दिन पहले चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की एक महिला कांस्टेबल ने कंगना रनावत को थप्पड़ मार दिया। महिला कांस्टेबल का कहना था कि वह किसान आंदोलन के टाइम कंगना के कुछ बयानों से काफ़ी नाराज़ थी। जैसे ही ये खबर सामने आई, बहुत सारे लोग कंगना की बजाय उस महिला कांस्टेबल की सपोर्ट में आगे आ गए हैं। वो सब उस थप्पड़बाज कांस्टेबल को ऐसे सपोर्ट कर रहे हैं जैसे वो भारत का खजाना कहीं विदेश से ढूंढ कर वापस ले आई हो। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर इस कांस्टेबल को नौकरी से निकाला जाता है तो मैं इसे नौकरी दे दूंगा। एक एक्टर ने तो कंगना का मजाक उड़ाते हुए यहाँ तक पूछ लिया कि कुलविंदर पर अगर बायोपिक बनेगी तो इसमें लीड रोल कौन करेगा। कुछ लोगों ने तो थप्पड़ मारने वाली कांस्टेबल की जय जयकार करते हुए उसके लिए गाने तक गा दिए। और क्या पता जब तक यह वीडियो ख़त्म हो तब तक कोई उसकी शान में चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कोल्ड ड्रिंक का टंकी ही ना लगवा दे। हैरानी तो इस बात की है कि कंगना के एमपी होने के बावजूद विपक्ष के ज़्यादातर बड़े नेताओं ने इस घटना पर कोई टिप्पणी नहीं की है। एक आध कांग्रेसी नेताओं ने कुछ ट्वीट किया भी है तो उनकी हमदर्दी कंगना से ज़्यादा थप्पड़बाज कांस्टेबल के साथ है। उसके अलावा बीजेपी को नापसंद करने वालों के लिए कंगना को थप्पड़ मारना एक मज़ेदार इवेंट हो गया है। कुल मिलाकर इस एक घटना ने उस सारे गैंग की पोल खोल कर रख दी है जो पिछले 10 साल से इस बात पर छाती पीट रहे थे कि देश में इनटॉलरेंस बढ़ गई है। ये लोग जब जब इनटॉलरेंस के नाम की माला जपते हैं तो इसके लिए मोदी को कसूरवार ठहराना कभी नहीं भूलते। मगर आज जब बीजेपी की ही महिला सांसद 3 बार की नेशनल अवार्ड विनर एक्ट्रेस को थप्पड़ मारा गया है तो उसमें इन्हें इनटॉलरेंस नहीं दिखाई दे रही। इनमें से एक भी आदमी ये नहीं बोल रहा है कि अगर आप किसी की बात से डिसएग्री करते हैं तो उसे थप्पड़ मार देना कहीं से जस्टिफाइड नहीं है। उल्टा ऐसा हर आदमी अगर मगर लगाकर उस थप्पड़ को ही जस्टिफाई कर रहा है। राहुल गांधी ने भी इस घटना को वैसे ही नज़रअंदाज कर दिया जैसे वो सिंगापुर ट्रिप के दौरान आया कोई ज़रूरी काम हो। स्पीकर मैडम, सॉरी। आज हम इनटॉलरेंस की माला जपने वाले इन्हीं लोगों की डफली बजाएंगे, पर उससे पहले दिल्ली की 7 सीटें दिल से हारने के बाद तिहाड़ में गर्मी का मजा ले रहे हैं सर जी की इजाज़त तो लेना बनता है। तो सर जी शुरू करें क्या? तो करना, परेशान हो गए हम लोग। एक बार फिर से नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं भावना टून्स। दोस्तों, तारीख थी 30 जुलाई, साल था 1987 और जगह थी श्रीलंका की राजधानी कोलंबिया। भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उस वक्त गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था, मगर तभी एक श्रीलंकाई सैनिक ने अपनी बंदूक की बट से राजीव जी पर हमला कर दिया। यह सैनिक जाफना में भारतीय सेना भेजने के राजीव सरकार के फैसले से नाराज था। बाद में इसी विवाद के चलते 21 मई 1991 के दिन LDT ने राजीव गांधी जी की हत्या करवा दी। इसी तरह ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत स्वर्ण मंदिर में छिपे आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने स्वर्ण मंदिर में सेनाएं उतारी तो पूरी दुनिया सिख हिंसे से नाराज हो गई। आखिरकार इसी घटना के विरोध में इंदिरा गांधी के ही सिख बॉडीगार्ड्स ने 31 अक्टूबर 1984 को उनकी हत्या कर दी। मतलब प्रधानमंत्री की बात या उनका कोई फैसला पसंद नहीं आया तो लोगों ने उनकी हत्याएं तक कर दी। हत्या के बाद हुए सिखों के कत्लेआम को भी राजीव गांधी ने यह कहकर डिफेंस कर दिया कि जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। एक ऐसा स्टेटमेंट जिसकी आज तक आलोचना होती है। मगर बात यह है कि आपकी नाराज़गी कितनी बड़ी ही क्यों ना हो, लेकिन वो आपको वायलेंट होने का लाइसेंस नहीं देता। लेकिन जब कोई CISF कांस्टेबल एक चुने हुए सांसद को थप्पड़ मार देता है और एक म्यूजिक डायरेक्टर हाथों हाथ ये ऐलान कर देता है कि अगर इसकी नौकरी गई तो मैं इसे नौकरी दूंगा, बिना यह समझे कि ऐसा बोलकर वो क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। अरे भाई, तुम ये कैसे भूल गई कि जिस महिला कांस्टेबल ने कंगना को थप्पड़ मारा वो एयरपोर्ट पर लोगों की सिक्योरिटी के लिए ही तैनात थी। उसका यह फर्ज था कि वो लोगों को सुरक्षा दे। कंगना भी कोई उसके घर तो नहीं आई थी कि उसने कंगना को अपने दरवाजे पर देखकर गुस्से में थप्पड़ मार दिया। कंगना एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच करवाने आई थी, मगर उस महिला कांस्टेबल ने अपने पेशे को धोखा देकर उस इंसान को थप्पड़ मार दिया जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उसके ऊपर थी। आप ये कैसे बोल सकते हैं कि मुद्दों पर नाराज़गी अपनी जगह है? आपको किसी की बात पसंद नहीं, आप उस आदमी को क्रिटिसाइज कीजिए, गाली देना है गाली दीजिए, मगर जब
आप वर्दी में हैं तो आपकी जिम्मेदारी आपकी पसंद और नापसंद से ज़्यादा आपके वर्दी के लिए आपकी जिम्मेदारी बनती है। ऐसे में अगर आप किसी ऐसे इंसान को थप्पड़ मार दें जो अपनी सिक्योरिटी के लिए आपके पास आया है तो इससे बड़ी गद्दारी और क्या होगी। और जो म्यूजिक डायरेक्टर उसे नौकरी देने की बात कर रहा है, क्या वो ये नहीं जानता कि ऐसा करके वो क्या एग्जाम्पल सेट कर रहा है। इससे तो ऐसे हर एक आदमी के पास यही मैसेज जाएगा कि यार ये तो बढ़िया करियर है, पहले तो थप्पड़ मारकर रातों रात अपनी कम्युनिटी में हीरो बन जाओ, फिर कोई बड़ा आदमी आपको नौकरी तो दे ही देगा, कोई टेंशन नहीं। मतलब इस तरह से जैसे लोग वायलेंस को ही प्रमोट कर रहे हैं। बताइए, सभी जानते हैं कि विशाल डडलानी आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं, कई बार केजरीवाल के साथ देखे गए और कंगना को थप्पड़ मारने वाली को नौकरी देने की बात करके उन्होंने एक तरह से थप्पड़बाज कांस्टेबल को इनाम ही दिया है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि किसी की बात पसंद ना आने पर फतवा जारी करके उसे मारने वाले को इनाम देने का ऐलान करना। बताइए कि विरोध पर थप्पड़ मारकर ही हीरो बनना और फिर दूसरी नौकरी ज्वाइन कर लेना अगर रेगुलर प्रैक्टिस बन गया तो फिर क्या होगा। क्या मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मगर इस देश में ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो खुलकर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं। 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की बात बोलकर धमकी देते हैं। अब एयरपोर्ट पर या बाकी जगह सिक्योरिटी पर तैनात सुरक्षाकर्मी भी इन लोगों के साथ ऐसा ट्रीटमेंट करने लगे जैसा कंगना के साथ हुआ तो फिर चीज़ें कहाँ जाएगी। 2 दिन के अंदर देश में गृह युद्ध छिड़ जाएगा। और तो छोड़ो, ऐसा बयान देने वाले लोगों का ड्राइवर ही कल अगर इनका दरवाज़ा खोलने के बजाय इनको थप्पड़ मारकर इनके कान का दरवाज़ा खोल दे तो ये किस मुंह से उसकी शिकायत करेंगे। ड्राइवर कल को बोल देगा कि इन्होंने मेरी फेवरेट हीरोइन का अपमान किया था और मैं यह बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसीलिए थप्पड़ दे दिया। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यह ऐसी लाइन है जो आपने 2024 लोकसभा इलेक्शन में काफ़ी बार सुनी होगी। मगर जहां भगवान राम को लाया गया वहां से बीजेपी का सुपड़ा खुद साफ हो गया। ना तो 400 पार का जादू चल पाया और ना ही मोदी की गारंटी काम आई। आज हाल यह है कि जो सरकार 2019 में अपने दम पर 303 सीट लाई थी वो 250 से ऊपर भी नहीं जा सकी। माहौल गरमाया हुआ है क्योंकि ना तो बाहर वाले पे विश्वास कर पा रहे हैं और ना तो अंदर वाले पे। आप लोगों ने तो यह सुना होगा कि डेमोक्रेसी में जनता जनार्दन होती है, उसको हल्के में जो लेता है वह चूर चूर हो जाता है। क्या यही भारी मिस्टेक बीजेपी ने इस बार इलेक्शन में किया या फिर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का इसमें कुछ हाथ है? क्या वजह है जिसकी वजह से 10 साल में अपने दम पर जीतने वाली बीजेपी आज अलायंस के साथ सरकार बनाने में मजबूर है? चलिए जानते हैं इसके पीछे के कुछ राज। कब क्या से क्या हो जाए इसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ऐसा ही इस चुनाव में देखने को मिला जहां बीजेपी 400 पार का नारा लगा रही थी और आज सब कुछ उल्टा ही देखने को मिला। जो नतीजे आए हैं वह बीजेपी को सोचने के लिए मजबूर करने वाले हैं कि कहाँ कमी रह गई। हाँ, यह जरूरी है कि बीजेपी सरकार ने राम मंदिर बनाया, आर्टिकल 370 कश्मीर से हटाया और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया। मगर जो सबसे ज़्यादा हैरान करने वाले आंकड़े थे इंडिया की जनता के वोट्स, जहां बीजेपी सरकार को पिछली बार से कम वोट्स मिले। क्या वजह थी? उन्हें वोट्स नहीं आ पाए। और दूसरी चीज़ें जो देखी गई थी, जिन राज्यों के बल पर बीजेपी नेता हुंकार भर रहे थे उनमें से सबसे भरोसे वाले राज्य ने ही उनका साथ नहीं दिया। ये 1 या 2 नहीं, कुल 4 बड़े राज्यों से बीजेपी को कतई इस नतीजे की आहट नहीं थी। चलिए समझते हैं इन लोगों को और जगहों के रीजन्स जिसकी वजह से बीजेपी इस बार पीछे रह गई। बीजेपी के खराब प्रदर्शन के पीछे एक कारण जो हो सकता है वो है बेरोजगारी के मुद्दे को नेगलेक्ट करते आना। जी हाँ, यही नहीं बल्कि लोगों के द्वारा देखा गया कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र से महंगाई और बेरोजगारी को भी गायब कर दिया था। अगर सरकारी आंकड़ों को सही माना जाए तो देश में बेरोजगारी की दर करीब 65% है और बेरोजगारी इस साल कई राज्यों में बड़े आंदोलन का मुद्दा भी थी। इस दौरान विपक्षी दल ने बार बार पेपर लीक या अन्य मुद्दों पर नौकरी परीक्षाओं को रद्द करने की बेरोजगारी से जोड़कर मोदी सरकार को घेरा था। इस वजह से इसीलिए देखा गया कि युवाओं में गुस्सा था जो सरकार विरोधी वोटों के रूप में सामने आई। इसके साथ ही देश में बढ़ती महंगाई का मुद्दा भी लोगों द्वारा उठाया गया। डीजल, पेट्रोल, गैस के दाम, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनकी वजह से बीजेपी को कहीं ना कहीं मात मिली। आंकड़ों पर अगर नज़र डालें तो सरकारी फाइलों में 2000 से 2024 तक पीएम मोदी के 10 साल के कार्यकाल में महंगाई बढ़ने की बजाय कम हुई है। 2013 में देश में महंगाई दर 10.2% पर थी जो 2023 में घटकर महज 5.69% पर रह गया। हालांकि इसके उलट अगर हम बाजार भाव के हिसाब से इसके आकलन करें तो 32% से ज़्यादा बढ़ गई। अकेले पीएम मोदी का दूसरा कार्यकाल यानी 2019 से 24 तक
खाने की थाली से लेकर पहनने के कपड़ों तक की लगातार बढ़ती कीमत का असर सबसे ज़्यादा बड़े वोटर माने जाने वाले मध्यम वर्ग पर देखने को मिला, जिसकी वजह से मिडिल क्लास मोदी सरकार से नाराज़ थी और इसका असर ईवीएम में बटन दबाते वक्त देखा गया, जिसकी वजह से आज मोदी सरकार को मेजोरिटी मिलना मुश्किल हो गया। दूसरा फैक्टर जिसकी वजह से बीजेपी को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ वो था नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया के फार्मर्स की तकलीफ़ों को अनसुना कर देना। हिंदी बेल्ट कहे जाने वाले इन राज्यों में बीजेपी को बड़े पैमाने पर सीटें गंवानी पड़ी। 2019 में उत्तर प्रदेश में 62 सीटें जीतने वाली बीजेपी इस बार 33 सीटों पर सिमट गई, जबकि राजस्थान में क्लीन स्वीप करने वाली बीजेपी को मुश्किल से इस बार 14 सीटें मिली है। इस तरह बिहार और हरियाणा में भी सीटें घटी है। पंजाब में तो बीजेपी का वजूद पहले से ही बहुत ज़्यादा नहीं रहा। बीजेपी के इस नुकसान की वजह किसानों की नाराज़गी भी मानी जा रही है, जो अंदरूनी इलाकों के कोर वोटर्स माने जाते हैं। पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल के दौरान किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं और माना जा रहा है कि किसानों की इसी नाराज़गी के कारण यूपी, राजस्थान, हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र और बिहार में बीजेपी की सीटें कम हो गई है। सबका साथ सबका विकास लोगों के बीच यह ज़्यादा नहीं चल पाया, मगर यह शायद अपोजिशन पार्टी के लिए इस इलेक्शन में काम कर गया, जिसकी वजह से इस इलेक्शन में एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन देखने को मिला। फरवरी में इंडिया के नाम से जाने वाले इस अपोजिशन को उथल पुथल का सामना करना पड़ा, जब इसके प्रमुख नेताओं में से एक नीतीश कुमार बाहर निकल गए और बाद में भाजपा में फिर से शामिल हो गए। लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष ने एक बढ़िया अभियान चलाया और पक्षपूर्ण मीडिया के सामने और कम संसाधनों के बावजूद कई राज्यों में अपना जादू बिखेरा। इंडिया अलायंस ने बीजेपी के माइनॉरिटी वोट्स को डिवाइड कर दिया, जिसकी वजह से ज़्यादातर वोट्स इस बार अपोजिशन पार्टी को मिल पाए। इन इलेक्शन में नरेंद्र मोदी से अपेक्षा की गई थी कि वह इसे प्रधानमंत्री के रूप में अपने 10 साल के काम के बारे में बातचीत करेंगे। उनसे वेलफेयर स्कीम और अंतरिक्ष उड़ानों जैसी उपलब्धियों का बखान करने की उम्मीद की गई थी। इसके साथ ही उन्हें इस बात की पुष्टि करनी थी कि अयोध्या में नया राम मंदिर भारत के हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ी आस्था का प्रतीक है। यहाँ तक कि सबको लगा था लोगों को एजुकेट किया जाएगा, मगर मोदी द्वारा विपक्ष के खिलाफ कई अशोभनीय टिप्पणियां करना भाजपा के खराब प्रदर्शन के मुख्य कारण भी देखे गए। मंगलसूत्र, मटन, मुस्लिम आरक्षण पर टिप्पणियां और यह आरोप कि अगर राहुल गांधी अच्छा करेंगे तो पाकिस्तान खुश होगा, एक खराब अनुवाद प्रधानमंत्री द्वारा देखा गया। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष जा सकता है और मुजरा कर सकता है, जो कि भारत की जनता को कहीं ना कहीं नहीं भाया। एक प्रधानमंत्री के मुंह से ऐसे बयानबाजी लोगों को पसंद नहीं आई, तो यह कारण भी इसके पीछे देखा गया है। 400 पार का नारा बीजेपी को खुद उल्टा पड़ा, जब उसके कई नेता इलेक्शन कैंपेन की रैली में यह कहते हुए सुनाई दिए कि 400 पार वोट दे दो, हम संविधान बदल देंगे। या एक या दो नहीं बल्कि कई मिनिस्टर्स ने अलग अलग जगह बयान दिए, जिसके बाद एससी और एसटी ग्रुप में तनाव पैदा होने लगा। इस मुद्दों का फायदा अपोजिशन ने उठाया और मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट हो गए। अभियान चलाया कि यह एक ऐसी सरकार है जो संविधान को बदलने और आरक्षण खत्म करने की कोशिश कर रही है। एनडीए सरकार ने इस अभियान का जवाब देने की कोशिश भी की, लेकिन आरक्षण का लाभ लेने वाले लोग के मन में विपक्ष द्वारा लगाए गए इस क्वेश्चन को हटाने में वह सफल नहीं हो सकी। इसीलिए माना जा रहा है कि अति दलित वोटरों ने एनडीए को वोट नहीं दिया और एनडीए को जाने वाले वोट अपोजिशन की झोली में जा गिरे। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक, हम आपसे विदा लेते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।